अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स मैनिएक। मैं हूं आपका मैनिएक जी। तो जनाब, एक दफा फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूं कमाल की वीडियो लेके, क्योंकि पाकिस्तान ने आप लोगों के हिसाब से कमाल, जी हाँ, कमाल कर दिया है। तो जनाब, बात यह है कि जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा और अभी मजा आएगा ना। उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जी हाँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, मैं अब दोबारा कह रहा हूं कि दिस कुड हैव इजीली ब्लोन अप इन आवर फेसेस। वो कैसे? ठीक है, तो शुरू करते हैं थर्ड टेस्ट मैच का एनालिसिस। वैसे देखा जाए तो ऐसे लग रहा था जैसे सेकंड टेस्ट मैच की हाईलाइट चला दी गई हो। मतलब रावलपिंडी की पिच को इतना खराब करना कि पहले दिन पे उस पिच पे क्रैक्स आ जाएं, मतलब ये एक कमाल ही कर दिया है आकिब जावेद साहब ने, कि आकिब जावेद ने इस तरीके का आपको सॉल्यूशन दे दिया है कि हाँ जी, आए स्पिन ट्रैक बनाएं और वहां पे अपनी सीरीज जीत कर और अपने आप को बहुत बड़ी टीम समझें। खैर, तो बात करते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट डे पे तकरीबन 340 रन स्कोर हुए और 13 विकेट्स गिरी। अब मैं अगर सिर्फ ये स्टैट्स देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यार बहुत जबरदस्त एक टेस्ट मैच की आपने विकेट बनाई। 340 रन भी स्कोर हुए, 91 और सो ओवर्स, और उसके बाद 13 विकेट्स भी गिरी। लेकिन अब जरा थोड़ा सा पीछे हो जाए और उन विकेट्स को एनालाइज करें। 13 में से 3 विकेट्स पाकिस्तान की गिरी ना, जो कि कोई मसला नहीं होता, कभी भी किसी पिच पे कैसे भी गिर सकती हैं अगर हम उनको काउंट ना करें। तो बकाया जो 10 विकेट्स हैं वो 10 की 10 विकेट्स स्पिन के हाथों गिरी। और अगर हम ओवरऑल 13 विकेट्स को देखें तो उसमें से 12 विकेट्स जो हैं वो स्पिनर्स ने ली, और एक विकेट, सिर्फ और सिर्फ एक विकेट फास्ट बॉलर ने ली। ठीक है, वो बॉल उनकी अच्छी थी, अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी बॉल कराई थी उन्होंने। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस पिच पे इस तरह की बॉल होगी, लेकिन क्योंकि पिच ऑन द स्लोअर साइड थी तो, और पाकिस्तान ने तो कोई फास्ट बॉलर रखा ही नहीं था, और अगर एक बॉलर था भी तो उसको एक ओवर तक नहीं दिया गया, उसको इस काबिल भी नहीं समझा गया कि वो बंदा एक ओवर भी करा सकता है इस मैच में। आपका जो कैप्टन था उसको एक पर्ची पे लिख के दे दिया गया था। वो मैट्रिक में फर्रे नहीं फेंक रहे होते, वो फर्रों से कॉपी करके जो एग्जाम करते हैं, वैसे ही जो है उनको बस एक पर्ची लिख के दे दी गई थी। मुझे लग रहा था कि भाई आपने बस स्पिनर्स को ही बॉलिंग करानी है, फास्ट बॉलर को एक भी ओवर नहीं देना, ट्राई नहीं करना, कोशिश ही नहीं करनी कि हो सकता है कि वो भी विकेट ले हो सकता है ये पिच जो है उनको भी थोड़ा सा फायदा दे जाए, क्योंकि देखिए, क्योंकि पिच ऑन द स्लोअर साइड थी। तो जो पिच ऑन द स्लोअर साइड होती है, दैट डज नॉट मीन कि वो सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स को फायदा देगी। जैसे कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने प्रूव किया, ये पिच जो है फास्ट बॉलर्स को भी फायदा दे रही थी। उनकी बॉल इतनी ऊपर नहीं आ रही थी, बाउंस अनरिलायबल था पिच में, जिसकी वजह से बैट्समैन को फास्ट बॉलर्स को फेस करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, सिर्फ स्पिनर्स को ही नहीं। ऑब्वियसली स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही थी, डज नॉट मीन कि फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था पिच में। ठीक है, जैसा कि पहली इनिंग्स में ही साबित कर दिया उन्होंने, पहले दिन पर ही साबित कर दिया इंग्लैंड ने। आपके जो सबसे बेस्ट बैट्समैन थे फर्स्ट मैच के, उनको उन्होंने फास्ट बॉलिंग से आउट कर दिया और बोल्ड कर दिया, और एक अच्छी बॉल पे बोल्ड किया। ऐसा नहीं कि बॉल बुरी थी। हाँ, आर्ग्यूएबली कामरान गुलाम को अपनी लाइन ऑफ द बॉल को कवर करके फेस करना चाहिए था, अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन
हो जाता है, बॉल बुरी नहीं थी। हैविंग सेड दैट कि कामरान गुलाम को बेटर फेस करना चाहिए था उस बॉल को, आप ये नहीं कह सकते कि वो बॉल किसी भी तरीके से बुरी थी। खैर, उसके बाद आप देखें पहले दिन की पिच पे, पहले दिन पे धूल उड़ी है पिच में से, क्रैक्स ओपन हो गए हैं पहले दिन की पिच पे। माइंड यू, ये ऐसा नहीं था कि आपने जो है वो छठे दिन की पिच पे आप खेल रहे हो, आपने पिछली मैच से इसको कैरी फॉरवर्ड किया हो, नहीं। This was a first day pitch और the threat of demerit points was very very real on this pitch। ठीक है, उसके बाद देखें आपकी जो पिंडी है उसका तो आपने जो सिग्नेचर है वो खत्म कर दिया। पिंडी की जो सिग्नेचर चीज होती है कि वहां पे बैट्समैन के लिए भी कुछ ना कुछ होता है, एंड एज द पिच ग्रोज तो ठीक है आप इस तरह की पिच बनाते जिसमें बैट्समैन के लिए भी कुछ हो, हाँ आगे जाके वो बॉलर्स को मदद करे, लेकिन बात वही है कि आपका इंटरेस्ट था ही नहीं अपनी टेस्ट मैच को, अपनी टेस्ट साइड की ग्रोथ करना। आपका मकसद ये था ही नहीं कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो रेडी हों बड़े टूर्नामेंट्स के लिए। आपका मकसद था कि सिर्फ और सिर्फ ये जो एक अपॉर्चुनिटी आई है आप हमारे सामने, तो हम जो है उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं और एक टेस्ट सीरीज तो आखिर अपने घर में जीत जाए। ये इंटेंशंस थे आपके, ठीक है। खैर, लाइक आई सेड, इस तरीके की जब आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज करते हैं तो ये जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी होते हैं इसमें आपके फेस में ब्लो करने का बहुत रियल चांस होता है, क्योंकि देखें आप पिच तो अपने हिसाब से बना लेंगे, आप ऑपोजिशन को स्पिनर्स खिलाने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, इंग्लैंड के पास इतने अच्छे स्पिनर थे नहीं, जैसे कि मैंने पहले जब सेकंड टेस्ट मैच का एनालिसिस किया था तब भी मैंने कहा था कि जनाब अगर यहाँ पे मोइन अली और आदिल रशीद होते तो वो जो मीम होती है ना, आपने देखी होगी, एक मीम चल रही होती है जिसमें 5-6 बंदे जो है वो ताबूत उठा के जा रहे होते हैं। वो मीम जो है ना इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रही होती कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की जो है ना वो ताबूत उठा के ले जा रहे होते आदिल रशीद एंड को। ये तो इनके स्पिनर्स जो थे वो जैक लीच वगैरह ये इतने कोई अच्छे स्पिनर्स नहीं थे, इन्होंने इनके जो स्पिनर्स थे इंग्लैंड के शोएब बशीर वगैरह, उन्होंने कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, और मतलब बॉलिंग तो अच्छी कराई, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनका कैलिबर वो नहीं था डेफिनेटली जो कैलिबर आदिल रशीद का था, जो कैलिबर मोइन अली का था। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो सक्सेसफुल हो गया अपने उसमें, लेकिन उसमें भी थर्ड टेस्ट मैच में ये चीज़ आपके गले पड़ गई, क्योंकि लाइक आई सेड आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि अपोजिशन किसको खिलाएगी किसको नहीं खिलाएगी, और उसी तरीके से आप ये भी नहीं कंट्रोल कर सकते कि टॉस कौन जीतेगा। क्योंकि इस तरीके की पिच बनाने का जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है वो फार्मूला यही है कि विन द टॉस, बैट फर्स्ट, spin a web of spin around the opposition and win the game। तो इसमें देखें टॉस इंग्लैंड जीत गया, टॉस इंग्लैंड जीत गया तो उसके बाद आपने अच्छी बॉलिंग करवाई, अनफॉर्चुनेट इंग्लैंड उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सका, अनफॉर्चुनेट फॉर इंग्लैंड कि वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सके कि वो टॉस जीते, लेकिन आपने पिच इतनी गंदी बनाई थी कि पहले दिन पे ही वो इतना स्पिन हुआ कि इंग्लैंड जो है उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकी। ऑन द कॉन्ट्रेयर आप ये देखें कि पाकिस्तान को भी बहुत बुरा लॉस हुआ है इससे, पाकिस्तान भी बहुत इजीली विकेट्स देता गया इस पिच पर। इस पिच पे पाकिस्तान के बैट्समैन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड वंस अगेन अगर सऊद शकील की इनिंग्स ना होती, आप इस टेस्ट मैच में से सऊद शकील की इनिंग्स को निकाल दें, आप इस टेस्ट मैच में से इसकी जो आपके टेल एंडर्स थे उनकी जो रेजिस्टेंस थी उसको निकाल दें, आप मैच हार सकते थे।
तो सेकंड डे पे आते हैं। सेकंड डे पे जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सऊद शकील की इनिंग्स को निकाल दें तो पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान के हाथ में नहीं था ये। तो सऊद शकील ने मैच को सेव किया। सऊद शकील ने बहुत अमेजिंग इनिंग खेली और 97% कंट्रोल के साथ उन्होंने बैटिंग की। 97% कंट्रोल था उन्हें अपनी शॉट्स पे। 97% ऑफ द शॉट्स जो थी उन्होंने अपनी इनिंग्स की वो टोटल कंट्रोल के साथ खेली, मिडल ऑफ द बैट के साथ खेली, मिडल किया ऑन बॉल्स को। अनफॉर्चुनेट फॉर हिम वंस अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि जो पिच है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिनर के लिए नहीं बल्कि फास्ट बॉलर के लिए भी अच्छी थी और वही हुआ उनके साथ। जो शॉर्ट बॉल है उसको वो जज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ स्लोनेस ऑफ द पिच। वो उस बॉल को जज नहीं कर पाए सही से एंड ही लॉस्ट हिज विकेट ओवर देयर आफ्टर स्कोरिंग 134 रन्स। तो लेकिन कमेंडेबल इनिंग्स खेली उन्होंने। देखें विकेट्स तो आपने एक पिच ही ऐसी बनाई थी कि आपके स्पिनर्स ने विकेट लेनी ही लेनी थी। ये जो विकेट्स के अंबार उन्होंने खड़े किए हैं यहाँ पे ले लेके, ये विकेट्स आनी ही आनी थी स्पिनर्स के नाम पे जिस तरीके की पिच थी। लेकिन उस पिच पे, उस स्लो डेड पिच पे 134 रन्स स्कोर करना, दैट वाज अ रियल अचीवमेंट। वो 134 रन्स जो थी, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। ठीक है, नॉट दोज विकेट्स, क्योंकि विकेट्स तो इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी ले ली थी आपकी। ठीक है, आप देखें आप सेकंड इनिंग्स में जो है अगर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स का डेफिसिट होता आप पे, ठीक है, और सेकंड इनिंग में तकरीबन 200 रन का 150 रन का भी टारगेट होता तो राइट इट डाउन राइट नाउ, पाकिस्तान चेस नहीं कर पाता फोर्थ इनिंग्स में। सेकंड डे पे जब आपने इंग्लैंड की फिर से विकेट्स ले ली अर्ली ऑन और उनको एक प्रेशर में डाल दिया, फिर से 3 विकेट्स अर्ली लेके इन द लास्ट सेशन, द फाइनल एंडिंग सेशन ऑफ द डे, तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई थी पाकिस्तान के लिए, लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो। लेकिन वंस अगेन इन द स्टार्ट ऑफ द डे, आज जो तीसरा दिन था, तीसरे दिन पे पाकिस्तान ने अच्छा खेला और पाकिस्तान ने जो रिमेनिंग विकेट्स थी वो बंडल आउट कर दी इंग्लैंड की और उनको ज़्यादा लीड नहीं लेने दी। Now gone. There's a nick. Oh, now that's bouncing. Is it bouncing over? Oh, lovely delivery. Got him. अगर लीड यहाँ पे लाइक आई सेड 100-150 की लीड हो जाती तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता पाकिस्तान के लिए। सिर्फ 35 रन एक इजी टारगेट था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान आए वो 35 रन स्कोर कर दे। लेकिन उसके बावजूद, इतने इजी टारगेट होने के बावजूद, आपके ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड जो है, सॉरी ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड नहीं है, ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड कोई और है आपके, लेकिन चलें ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड के जो असिस्टेंट ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड है, उन्होंने आके क्या किया। मतलब इस वक्त पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि साइम अयूब एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो चुका है। नहीं, साइम अयूब डज नॉट वर्क एट द टॉप ऑफ द इनिंग्स। क्या किया है साइम अयूब ने आपके लिए पिछले कुछ टाइम में, जितने टाइम से वो खेल रहे हैं, एक भी जिम्मेदाराना इनिंग्स का मुजाहरा नहीं किया साइम अयूब ने। साइम अयूब जो है अगर वो कभी स्कोर कर भी लेते हैं कि उनको चांसेस दे दिए जाएं, 3-4 चांसेस दे दिए जाएं और 50-60 रन स्कोर कर दें, 60-70 रन स्कोर कर दें, उसके बावजूद भी वो जब भी बंदा आउट होता है वो अपनी मिस्टेक से आउट होता है। वो जब भी बंदा आउट होता है ऑपोजिशन को मेहनत नहीं करनी पड़ती उसकी विकेट लेने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ना एक ग्लेयरिंग रेड फ्लैग होता है किसी बैट्समैन के लिए कि वो एक बंदा जो है वो रिस्पांसिबिलिटी उठाना ही नहीं चाहता। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से वो कर देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज की। तो जो सबसे सरप्राइजिंग बात सामने आई है अभी, जो कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा अपने कानों पे कि मैं क्या सुन रहा हूँ, कि कुछ नौसिखिए जो एनालिस्ट हैं, जो खुद को
एनालिस्ट कहते हैं, क्रिकेट के एनालिस्ट कहते हैं, स्पोर्ट्स के एनालिस्ट कहते हैं, वो ये कंस्पिरेसी अभी दिखा रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं अभी पिछले 2 मैचेस में, तो इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? तो उसके जवाब में उन्होंने एक कंस्पिरेसी थ्योरी निकाली है कि ये इसलिए नहीं हो रहा था कि उन्होंने दबे अल्फाज में कहा है, ओपनली तो नहीं कहा, कि बाबर आजम का टोला, उनके वर्ड्स हैं नॉट माइन, अपने फायदे के लिए बैटिंग पिचेस बनवा रहा था कि वो रन्स की अंबार बना सकें और पाकिस्तान का उनको ख्याल नहीं था कि पाकिस्तान जो है उसका नुकसान हो जाएगा इस सारी चीज़ में। और उसका रैशनल उन्होंने ये दिया है कि जैसा कि मैं भी पिछले मैचेस में कहा था कि हमारे पास इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं, उसका भी रैशनल उन्होंने ये दिया था कि स्पिनर्स हमारे पास हैं लेकिन वो खिला नहीं रहे थे स्पिनर्स को, और भाई अगर नहीं खिला रहे थे स्पिनर्स को तो जो आपके प्लेयर्स खेल रहे थे वो भी तो प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। और अभी इससे पिछली बांग्लादेश वाले टेस्ट मैच में ही नहीं खेले थे, उससे पहले तो ये प्लेयर्स भी खेले। इन्होंने कौन से पहले कमाल कर दिए हैं? कौन सी टेस्ट सीरीज जितवा दी है इन्होंने पहले आपको यहाँ पे? तो जितने बेसलेस जो है वो किसी पे इल्ज़ामात लगाना कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे और तो सब कुछ ठीक है टीम में, हमारी टीम तो बेस्ट इन द वर्ल्ड है और जो कुछ भी था सिर्फ बाबर आजम की वजह से था, तो यार ये प्लीज़ बंद कर दें इस चीज़ को। ठीक है, देखें, आई हैव नेवर बीन इन द फेवर ऑफ बाबर आजम और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम यही होता है जब लोग बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन हर चीज़ का इल्ज़ाम बाबर आजम पे लगा देना कि जितनी भी चीज़ें, ऑल एंड एवरीथिंग दैट्स रॉन्ग इन द यूनिवर्स इज़ बिकॉज़ ऑफ बाबर आजम, तो प्लीज़ इस चीज़ को बंद कर दें। ऐसे नहीं होता है कि आप हर चीज़ का इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक प्लेयर पे लगा दें और जस्ट बिकॉज़ जो है वो खुद को डिफेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे आके, तो आप कुछ भी कहते जाएँ उनके उनके खिलाफ। तो इस तरह नहीं होता, ठीक है? आपकी एक पूरी थिंक टैंक होती है, वो क्या कर रही होती है? क्यों आप लोगों ने इतनी पावर दे दी थी? अगर बाबर आजम इतने पावरफुल थे, तो क्यों आपने इतनी पावर दे दी थी बाबर आजम को कि वो इस तरीके के डिसीजंस ले सकें? मैं देखें इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ होता हूँ कि आप किसी भी बंदे के खिलाफ जो है इस तरीके के इल्ज़ामात लगाएँ जिसकी कोई बुनियाद ना हो। ठीक है? नो मैटर कि मेरी उनके साथ कितने इख्तिलाफ़ात हैं, मैं कभी भी बाबर आज़म के सेल्फ पे, उनकी पर्सनैलिटी पे कभी भी अटैक नहीं करता, ना कभी करूँगा। अल्लाह ना करे कि मैं कभी किसी भी बंदे की पर्सनैलिटी पे अटैक करूँ, ठीक है? क्योंकि वो उनकी एक बहुत पर्सनल चीज़ है, ठीक है? मैं बात करता हूँ अगर आपकी फ़िटनेस पे, तो मैं पर्सनैलिटी पे बात नहीं करता, मैं फ़िटनेस से बात करता हूँ क्योंकि वो जो है एक चीज़ है व्हिच इज़ ग्राउंड्स फॉर क्रिटिसिज़्म, क्योंकि आप एक एथलीट हैं। ठीक है, आपकी जो पर्सनल ईटिंग चॉइसेस हैं, उन पे मैं बात कर सकता हूँ बिकॉज़ वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, वो आपकी फ़िटनेस से रिलेटेड है और आपकी फ़िटनेस जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आपकी जॉब पे, आपकी क्रिकेट पे, व्हिच इज़ ग्राउंड्स फॉर क्रिटिसिज़्म। ठीक है? लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बाबर आज़म जो है उसने शेव कैसी बनवा ली, बाबर आज़म ने बाल कैसे बनवा लिए। देखिए ये उनका अपना मसला है, वो क्या करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ़ में, ये बहुत ही उनका अपना मसला है। ठीक है? तो मैं उन पे किसी भी कभी भी उन पे इस तरीके का इल्ज़ाम भी नहीं लगाऊँगा कि यार ये जो कुछ हुआ वो बाबर आज़म की वजह से हुआ। और कोई तो रिस्पॉन्सिबल था ही नहीं, सिर्फ बाबर आज़म अकेला रिस्पॉन्सिबल था और मैं जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आज़म को उसका ज़िम्मेवार ठहराऊँगा हर चीज़ का। ऐसा नहीं होता, खुदा का कुछ खौफ करें। ठीक है, गिलेस्पी जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है पाकिस्तान के पीसीबी से, क्योंकि उनको जो चीज़ कही गई थी अपैरेंटली वो चीज़ उनके साथ यहाँ पे क्या कहते हैं, पीसीबी जो है वो अपने टर्म्स मीट नहीं कर रहा जो उनके साथ किए गए थे कि उनको जो है वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। वो देखें, जब इंग्लैंड और पाकिस्तान और इंग्लैंड का जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, तो जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें गिलेस्पी ने ओपनली कहा था कि हम जो है वो बैटिंग पिच बनाएंगे क्योंकि हम जो है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे कि हम जो है स्पिनिंग ट्रैक्स बना के और मैचेस जीत के और वाह वाह अपनी हासिल कर लें। तो जी क्या हुआ उन प्लान्स का फिर?
आपने गिलेस्पी के वो प्लान जो हैं एक मैच के बाद आपने खत्म कर दिए, ठीक है। और भाई साहब आप फिर से उसी चीज पे आ गए। अच्छा ये बता दें मुझे, जो लोग बाबर आजम पे इल्जाम लगा रहे थे कि बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान बैटिंग पिचेस बनाता है, तो जी क्या बाबर आजम ने आपसे कहा था कि पहले टेस्ट मैच में आप वो पिचेस बनाए? बाबर आजम तो थिंक टैंक का ऐसा ही नहीं था इस दफा। इस दफा तो कैप्टन कोई और था, इस दफा कोच भी कोई और था। तो इस तरह के वैसे इल्जाम नहीं लगाएं प्लीज, ठीक है। ये पहली दफा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान ने एक भी फास्ट बॉलर यूज नहीं किया बॉलिंग के लिए पूरे टेस्ट मैच में। 2 इनिंग्स गुजर गई, दोनों इनिंग्स में मिला के आपके पास आमिर जमाल मौजूद भी थे जो कि एक मीडियम पेसर है इतने, और ये परफेक्ट थी पिच उनके लिए कि वो उस पे कुछ विकेट्स ले सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ जो है स्पिनर्स को बॉलिंग करने का मौका दिया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ जो उसी सेम एनालिस्ट ने कही, तो मैं तो कह रहा था कि यार मुझे तो उस बंदे के चरण छूने चाहिए कि ये बंदा है कौन, मतलब किस तरीके की बातें कर रहा है ये, यार ये तो जीनियस है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? A few moments later. ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। वो इतने बड़े जीनियस हैं वो एनालिस्ट जो हैं, वो कह रहे थे कि स्पिनर्स को फिटनेस की जरूरत नहीं होती। स्पिनर्स जो हैं वो इन गर्मियों में या किसी भी मौसम में 90 ओवर्स के लिए फील्ड कर सकते हैं विदाउट एनी फिटनेस। जरूरत ही नहीं है, परोंठे खिलाए जाओ स्पिनर्स को आप ना, परोंठे खिलाओ स्पिनर्स को आप, क्योंकि स्पिनर्स को जो है वो फिटनेस की जरूरत नहीं होती, वो तो कुछ भी हो जाए स्पिनर्स को फिटनेस की जरूरत नहीं होती। ये आर्ग्यूमेंट किस बात पे था? ये आर्ग्यूमेंट इस बात पे था कि पाकिस्तान ने कहा कि इन स्पिनर्स को हम लोग जो है नहीं खिला रहे थे क्योंकि वो फिट नहीं थे फॉर बांग्लादेश टेस्ट, दे वर अनफिट। तो कहते हैं स्पिनर्स को कौन सी फिटनेस की जरूरत होती है, नी इंजरी के साथ भी बॉलिंग करा सकता है क्योंकि वो स्पिनर है, वो नी इंजरी के साथ फील्डिंग कर सकता है क्योंकि वो स्पिनर है। फिटनेस की क्या जरूरत है स्पिनर को, राइट? यार शर्म करो भाई, खुद को एनालिस्ट कहते हुए शर्म नहीं आती? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके। इस तरीके के एनालिसिस जब आप पास करते हो तो खुद को एनालिस्ट कहते हुए शर्म भी नहीं आती आप लोगों को यार। मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है कि आप जो है ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि स्पिनर्स को फिटनेस की जरूरत ही नहीं होती, और ये फालतू बात है कि स्पिनर जो है वो अनफिट है क्योंकि स्पिनर को फिटनेस की जरूरत ही नहीं होती। इस तरीके के लोगों को जब आप थिंक टैंक में बिठाते हैं ना, तो फिर इस तरीके के प्लेयर्स आपके सामने आते हैं। जब ऐसे लोग खुद को स्पोर्ट्स एनालिस्ट कहते हैं ना, तो फिर जो है जर्नलिज्म का जनाजा उठता है। ये जर्नलिज्म का जनाजा है, ये जो एनालिस्ट है ना, ये है जर्नलिज्म का जनाजा। ठीक है, खैर उसके बाद जैसे कि मैंने बात की, साइम अयूब जो है वो फिर से फेल हो गए फाइनल में। सिर्फ और सिर्फ 35 रन चाहिए था यार, रुक जाते, कुछ भी नहीं करते, रोक लेते बॉल को प्लीज, उनसे वो भी नहीं हुआ। और वंस अगेन ही फेल्ड इन द 4th इनिंग्स, और एक ही विकेट गिरी पाकिस्तान की, साइम अयूब। उसके बाद शान मसूद ने आके बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत ब्रीफ इनिंग्स थी, लेकिन इट वाज रिक्वायर्ड कि वो वहां पे आकर और काउंटर अटैक करें और पाकिस्तान को किसी एक शेमफुल कोलैप्स से बचाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पाकिस्तान है और हम जानते हैं कि पाकिस्तान इजीली ये 35 रन हासिल करने में भी फंबल कर सकता था, 5-6 विकेट्स आराम से जा सकती थी। जिस तरीके से हमारे कोलैप्सेस होते हैं
तो इट वाज वेरी रियल पॉसिबिलिटी। तो वहां पे आके उन्होंने ये नहीं होने दिया, ही टुक द चार्ज, ही took responsibility of a captain and he batted it out and he ended the game with a wonderful 6. Ah, beauty. That's gone probably all the way, is it? Finishes it with a 6, Shan Masood. ठीक है, तो that was something positive। लेकिन मेरा जो सारी इस सीरीज से प्रॉब्लम है, अगर मैं सीरीज को एनालाइज करूं और इस सीरीज को कट शॉर्ट एक सेंटेंस में अगर मैं सारी चीज़ को रैप अप करूं, तो वो यही है कि देयर वाज नो कंसर्न फॉर द फ्यूचर। जिस तरीके से हमने इस सीरीज को अप्रोच किया फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट मैच, तो इसमें कोई कंसर्न फॉर द फ्यूचर Tim kerja sama tim. नहीं था। और जो एनालिस्ट भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश के खिलाफ आप लोगों ने ऐसे ट्रैक क्यों नहीं बनाए, क्योंकि बांग्लादेश के पास ऐसे स्पिनर्स थे कि आप बांग्लादेश के खिलाफ अगर ये ट्रैक बनाते तो आप तीनों मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश से इनिंग डिफीट से हारते। उनके स्पिनर्स इतने अच्छे हैं, ठीक है, दे आर ट्रेडिशनली स्पिन हैवी साइड, ठीक है, उनके स्पिनर्स इतने अच्छे हैं कि आप जो है तीनों मैचेस जो है उनसे हारे तो खैर आप सीरीज वैसे ही गए, लेकिन वो आप इनिंग्स की डिफीट से हारते सारे मैचेस उनसे, इतने अच्छे हैं उनके स्पिनर्स। और उनके जो बैट्समैन हैं वो भी ब्रिटिशर्स नहीं है कि उनको स्पिन समझ में ना आए, वो ब्रिटिशर्स नहीं है कि उनको स्पिन समझ में ना आए। बांग्लादेश के बैट्समैन स्पिन बॉलिंग भी बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो आपको इतनी हैवी डिफीट होती ना अगेंस्ट बांग्लादेश, अगर आप इस तरह की पिचेस बनाते अगेंस्ट बांग्लादेश, कि आपके जो है ना होश ठिकाने आ जाते। खैर, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इस सीरीज में कोई फ्यूचर का कंसर्न नहीं था पाकिस्तान को, जिस तरीके से वो उन्होंने अप्रोच किया सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट मैच। क्योंकि देखें, अभी आपका अगली जो सीरीज आ रही है जरा उन पर नजर डाल लें। अभी आपका इमीडिएटली टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। No, God, please, no, no, no. आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया में आपको स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेंगे? Oh, hell no. आप वहां पे जाके क्या करेंगे? वहां पे जाके फिर वही तजलील होगी आपकी, उसी तरीके से जलीलो ख्वार होगा पाकिस्तान, जिस तरीके से होता हुआ आ रहा है। Oh, God. Oh, God. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो वो आपको बाउंसी ट्रैक्स पे खिलाएंगे, वहां पे तो फास्ट पिचेस होंगी, बाउंसी ट्रैक्स होंगे। आपके ये जो बैट्समैन हैं जो कि यहाँ पे थोड़ी सी डेड पिचेस पे स्कोर कर रहे थे या इससे पहले की फ्लैट ट्रैक्स पे स्कोर कर रहे थे, वो बैट्समैन जो है वहां पे तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपने क्या प्रैक्टिस की है वहां पे जाके खेलने के लिए? ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आप रावलपिंडी की पिच को थोड़ी सी बाउंसी ट्रैक बनाते हैं, ताकि आपका जो है एक तो आपका कंपटीशन थोड़ा सा इवन होता, दूसरा आप जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते थे। खैर, मतलब सीधी सी बात है ना, यू कैन नॉट स्पिन योर वे आउट ऑफ ट्रबल इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे तो यू कैन स्पिन योर वे आउट ऑफ द ट्रबल, जिस तरीके आ जाए भाई स्पिनर्स को दे दो बॉलिंग, स्पिनर्स विल लीड द अटैक, स्पिनर्स विल डू दिस, स्पिनर्स विल डू एवरीथिंग, स्पिनर्स विल बॉल ऑल द ओवर्स इन द डे। ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे आप? साजिद खान को आपने इस वक्त इतना सर पे चढ़ा दिया है, उनके सिग्नेचर स्टाइल को आपने ऑलमोस्ट शायद आफरीदी के सिग्नेचर स्टाइल जितना बड़ा कर दिया है। तो भाई साहब आप देखें, साजिद खान को ले जाएं ऑस्ट्रेलिया, देखते हैं साजिद खान क्या करते हैं वहां पे। देखिए, नोमान अली तो वहां पे कुछ ना कुछ कर लेंगे फिर भी, कि नोमान अली की इतने कन्वेंशनल स्पिनर नहीं है नोमान अली की सब इस तरह की विकेट्स पे पिचेस, इस तरह की पिचेस पे विकेट्स ले सके वो। आपके साजिद अली क्या करेंगे वहां पे? और ऑस्ट्रेलिया में आपके 3 ओडीआईज हैं और 3 टी20 हैं जो कि 4 से 18 नवंबर पर है। फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद आती है पाकिस्तान की, और सॉरी
बाबर आजम की फेवरेट टीम जिम्बाब्वे। जी हाँ, बाबर आजम की फेवरेट टीम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आपकी दूसरी सीरीज है उसके फौरन बाद जिम्बाब्वे में, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 24th ऑफ नवंबर टू 5th ऑफ दिसंबर। वो भी 3 ओडीआईज और 3 टी20 की सीरीज है। उम्मीद है कि पाकिस्तान मैचेस जीत जाए अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया में से तो कोई उम्मीद नहीं रख सकता मैं कि पाकिस्तान ये सीरीज जीत के आएगा। कोई अगर एक मैच भी जीत जाता है वनडे में और टी20 में पाकिस्तान, तो दैट वुड बी अ विन फॉर पाकिस्तान फॉर नाउ, जिस तरह फॉर्म में पाकिस्तान है। एंड कैप्टनसी इज एट द मोमेंट, अगर मैं अपनी बात करूं तो कैप्टनसी इज द लीस्ट ऑफ योर ट्रबल्स। ऑलराइट, कैप्टन कौन होगा, ये होगा वो होगा, डजंट मैटर, ठीक है। कैप्टन आप किसी को भी बना लें, पॉइंट ये है कि आप जो है वहाँ पे प्लेयर्स जो हैं आपके ओवरऑल प्लेयर्स वो कैपेबल नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके स्कोर कर सके, ठीक है। और मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अभी 1 बाय 1 पे बात करते हैं। साउथ अफ्रीका अगेंस्ट आपका कंप्लीट टूर है। उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपके 3 टी20, 3 ओडीआईज और 2 टेस्ट मैचेस हैं, जो कि 10th ऑफ दिसंबर से लेके 7th ऑफ जनवरी तक रहेगा। तो जो पूरा साल है अभी आपका नवंबर से लेके दिसंबर तक के जो 2 मंथ्स आ रहे हैं, ये बहुत ही एक्शन पैक्ड है और ये सारी सीरीज आपकी आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है। फिर जनवरी में वेस्ट इंडीज जो है वो पाकिस्तान आएंगी और कुछ और सीरीज होम सीरीज है पाकिस्तान की, लेकिन उससे पहले आपकी ये 3 टूर्स जो हैं, ये 3 टूर्स आपके जो हैं वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है। आपने इनके लिए क्या प्रिपेयर किया है, आप वहां पर जाके क्या करेंगे, किस तरीके से फेस करेंगे आप वहां पर जाके। तो टूर्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो है वो तो बहुत टफ होने वाले हैं, ठीक है। आपने कोई जीरो, आपकी प्रैक्टिस जीरो है यहाँ पे, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की यहाँ पे ऑन टूर्स के लिए। और अब जरा मैं ये बता दूं आपको, बाबर आजम के कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले कहा था कि गुस्सा मुझे तब आता है जब आप लोग उन्हें कंपेयर करते हैं विराट कोहली से। तो जी जनाब, बाबर आजम के मैं स्टेट्स आपको बता देता हूँ कि हम उन्हें जिम्बाबर क्यों कहते हैं। जी, बाबर आजम के जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 9 मैचेस हैं, जिसमें 459 रन बनाए उन्होंने एट एन एवरेज ऑफ 115 रन ऑलमोस्ट, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 100.43। ठीक, ये उनके वनडे के स्टैट्स हैं। टी20 में बाबर आजम ने 7 टी20 खेली हैं, 232 रन बनाए हैं, ऑलमोस्ट 38.66 की एवरेज है और 124.06 का उनका स्ट्राइक रेट है, और बेस्ट स्कोर उनका है 82 का। और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो वनडे में उनका बेस्ट स्कोर है वो है 125। उन्होंने 2 50s बनाई हैं और 2 सेंचुरीज बनाई हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन ओडीआईज। और इन टी20 बाबर आजम ने 7 मैचेस खेले हैं तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने 3 50 स्कोर किए हैं। बाबर आजम बहुत अनफॉर्चुनेट हैं कि बाबर आजम जो है वो टेस्ट मैचेस नहीं खेले ज़्यादा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, उसमें उन्होंने 2 ही रन बनाए हैं। एवरेज ऑफ 1 उनका है, मतलब 2 इनिंग्स भी उनकी सिर्फ 2 ही हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे इतना स्टैंड अप नहीं कर सकती अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन्स बनाने का मौका नहीं मिला बाबर आजम को इतना। खैर, क्योंकि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बाबर आजम बेसिकली खेले ही नहीं है टेस्ट मैचेस। ये तो मैंने आपको बता दी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनके सेट। अब आ जाते हैं टेस्ट मैचेस में, कि टेस्ट मैचेस में अगर बाबर आजम ने रन्स नहीं बनाए जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो बाबर आजम ने जो इतने रन बनाए वो किसके खिलाफ बनाए। क्योंकि जो बाबर आजम की फेवर करते हैं वो ये कहते हैं, इस चीज़ के फेवर में होते हैं कि भाई जिम्बाबर ना कहो, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने बाबर को। तो वो इसलिए कहते हैं कि भाई बाबर आजम ने सिर्फ 2 रन बनाए टेस्ट में, आप कहते हो बाबर आजम रन बनाता है जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो भाई वनडे और टी20 में तो रन बनाए ही उसने सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ है, दूसरी कौन सी टीम के खिलाफ उन्होंने रन बना दिए इतने। तो Stop it. Get some help. खैर, अब आ जाते हैं दूसरी टीम्स के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस में, कि अगर बाबर आजम रन नहीं बनाए तो किसके अगेंस्ट बनाए। तो जी बाबर आजम के टेस्ट मैचेस में सबसे हाईएस्ट रन्स जो बनाए हैं, सबसे ज्यादा जो बाबर आजम ने रन्स बनाए हैं वो हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सरप्राइजिंगली। लेकिन दैट इज बिकॉज उन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हैं। 13 टेस्ट मैचेस उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं,
जबकि इसके अलावा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस हैं उन्होंने इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं। और अब आप जरा इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ अगर उनके देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 646 रन बनाए हैं और श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 648 रन बनाए। तो श्रीलंका जो है वो आप जानते हैं कोई इतनी बड़ी टीम है नहीं, अभी वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहे हैं। जिस टाइम से ज़्यादा खेलते आ रहे हैं उनके खिलाफ तो वो तो बिल्कुल ही जो है डाउन एंड आउट थी श्रीलंका। खैर उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज की तो बाबर आजम की जो एवरेज है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दैट इज 38.5 और जो कि उनकी करियर एवरेज से बिलो है। तो बिलो एवरेज उनका रिकॉर्ड है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और उसके खिलाफ इसके अलावा उनके जो बिलो एवरेज रिकॉर्ड हैं जी वो हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ और जिम्बाब्वे के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 196 उनका हाईएस्ट स्कोर है जो कि पाकिस्तान में उन्होंने बनाया था, मतलब होम सीरीज थी पाकिस्तान की उन्होंने बनाया था। सरप्राइजिंगली बाबर आजम की एक सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है, बट दैट वाज वंस इन अ ब्लू मून थिंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बाबर आजम की सेंचुरीज की तो बाबर आजम की सबसे ज्यादा सेंचुरीज जो हैं वो श्रीलंका के खिलाफ है, 3 सेंचुरीज हैं। और ये जो है मैं बार बार कह रहा हूँ ये श्रीलंका जो है ये श्रीलंका महिला जयवर्धने वाली श्रीलंका नहीं है, ये श्रीलंका संगकारा वाली श्रीलंका नहीं है, ये श्रीलंका हमारे फेवरेट मुरलीधरन वाली श्रीलंका नहीं है और ना ही ये श्रीलंका लसित मलिंगा वाली श्रीलंका है, ठीक है। ये वो श्रीलंका है कि जिस श्रीलंका से सारे बड़े प्लेयर्स ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, उसके बाद वह श्रीलंका है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं उनके तो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 306 रन बनाए हैं एट एन एवरेज ऑफ 43 रन, ठीक है, जो कि उनकी करियर एवरेज से बराबर है। इंग्लैंड के खिलाफ 646 रन उन्होंने बनाए हैं और इंग्लैंड के खिलाफ एक सेंचुरी है उनकी जो भी पाकिस्तान में है, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ वो एक ही मैच खेले हैं और 73 रन बनाए हैं उन्होंने उस मैच में। न्यूजीलैंड के खिलाफ 635 रन है उनके और एवरेज जो है वो 57 की है। तो बाबर आजम एक्चुअली लाइक्स टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ठीक है, अगेन टेस्ट मैचेस। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनके 419 रन है एट एन एवरेज ऑफ 38। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाबर आजम की जो एवरेज है दैट इज 43 की एवरेज है, उसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ उनकी जो ये कहना चाहिए कि जो अच्छी एवरेज है उनकी वो ऐसी टीम्स के खिलाफ है जैसे कि श्रीलंका हो जाती है, जैसे कि आपकी आयरलैंड हो जाती है, जैसे आपकी इंग्लैंड हो जाती है, न्यूजीलैंड हो जाती है। लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की जो एवरेज है ये मिसलीडिंग है बहुत, क्योंकि बाबर आजम के अगर हम कन्वर्सली बात करें कि उन्होंने रन्स जो एवरेज के बनाए हैं वो रन्स बनाए कहाँ पर हैं, कौन सी कंट्रीज में बनाए हैं, तो वहाँ पे ज़रा नीचे आ जाता है। वो एक्चुअली उसको एनालाइज करते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि चलो भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी इतनी जो है वो ज़बरदस्त खेले हैं, 196 रन उनके हाईएस्ट हैं, ये वो है। तो अब जरा ये देख लेते हैं कि उन कंट्रीज में जाके कितने रन उन्होंने बनाए। अपने पास बुला के यहाँ पे बैटिंग जो फ्लैट ट्रैक्स बना के आप खेल लेते हैं उनको आप अचीवमेंट नहीं कह सकते, ठीक है। तो जनाब ऑस्ट्रेलिया में जो स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का वो है 55 का, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में जो एवरेज है बाबर आजम की वो है सिर्फ 25। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जो एवरेज है टेस्ट एवरेज बाबर आजम की वो है 55। देखें 13 में से आपके बाबर आजम 8 मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेले, उन 8 मैचेस में उनका हाईएस्ट जो है वो 104 है। जैसे कि मैंने कहा था कि सरप्राइजिंगली एक सेंचुरी उन्होंने मारी है। अब आप अगर इस सेंचुरी को हटा दें, इन 8 मैचेस में जो 404 रन बनाए हैं, इसमें से आप 16 इनिंग्स में से अगर मैं इस एक सेंचुरी को हटा दूं तो 15 इनिंग्स में बाबर आजम के 300 रन रह जाते हैं सिर्फ, ठीक है। ये है उनकी परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यार शर्म करो, इसको आप बेस्ट परफॉर्मेंस कहो, इसको आप कह रहे हो किस परफॉर्मेंस पे आप कह रहे हो कि देखिए बाबर आजम ने सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कोर किया। वो भाई 5 मैचेस जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप यहाँ पे खेले हो ना,
पाकिस्तान आपने ऑलमोस्ट 500 रन बनाए हैं, 520 रन आपने बनाए हैं 5 टेस्ट मैचेस में जो आप यहाँ पे खेले हो उनके खिलाफ, और 9 इनिंग्स में आपने 500 रन बनाए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि बाबर आजम भाई साहब इंग्लैंड में जो है उनकी जो इनिंग्स है, 4 मैचेस खेले हैं इंग्लैंड में, ठीक है, और उसमें उनका जो उनमें 350 उन्होंने बनाई है, कोई सेंचुरी उन्होंने नहीं बनाई है इसमें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड पे। तो जी न्यूजीलैंड में भी सिर्फ 150 बनाई है उन्होंने अगेंस्ट न्यूजीलैंड। जैसे कि मैंने कहा कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 7 टेस्ट मैचेस खेले हैं बाबर आजम, वंस अगेन उसमें से 5 टेस्ट मैचेस बाबर आजम पाकिस्तान में खेले हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस आप न्यूजीलैंड में खेले हैं जिसमें आपने 142 रन बनाए हैं और एक ही 50 बनाई है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में 2 50s आपने बनाई है, ठीक है, कोई सेंचुरी नहीं बनाई है आपने। श्रीलंका में 100 आपने बनाई है, यूएई में आपने 100 बनाई है, ठीक है। तो यूएई में जो आपने सेंचुरी बनाई है वो आई थिंक इधर ऑस्ट्रेलिया के या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होगी, खैर। तो फिर आखिर आपने सेंचुरियां इतनी बनाई कहाँ है? 9 सेंचुरीज बाबर आजम ने बनाई है, उसमें से 7 सेंचुरीज आपकी जो है वो होम सीरीज की सेंचुरीज है। 6 सेंचुरीज इन पाकिस्तान, 1 सेंचुरी इन यूएई। सिर्फ 2 सेंचुरीज आपने आउटसाइड ऑफ होम सीरीज बनाई है, जिसमें 1 सेंचुरी आपने ऑस्ट्रेलिया में बना ली, 1 सेंचुरी अपने श्रीलंका में बना ली। इसके अलावा बाबर आजम ने कहीं पर भी 100 रन स्कोर नहीं किए, और किसी भी, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाफ सेंचुरीज भी आपकी पाकिस्तान में और यूएई में ही है। 11 हाफ सेंचुरीज हैं पाकिस्तान और यूएई में मिला के, 7 पाकिस्तान में 4 यूएई में, मतलब होम सीरीज में 11 आपकी हाफ सेंचुरीज हैं आपकी ओवरऑल 26 हाफ सेंचुरीज में से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपकी 1 हाफ सेंचुरी है, इंग्लैंड में आपकी 3 हाफ सेंचुरीज है, न्यूजीलैंड में आपकी 1 हाफ सेंचुरी है, आयरलैंड में आपकी 1 हाफ सेंचुरी है, साउथ अफ्रीका में 2 है, श्रीलंका में 2 है, वेस्ट इंडीज में आपने 4 हाफ सेंचुरीज बनाई है। एंड वंस अगेन ये श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जो है ये कोई इतनी बड़ी टीम्स नहीं है, ये वो बड़ी टीम्स, ये कर्टली अमरूद वाली वेस्ट इंडीज नहीं है, ये वो तबाह वेस्ट इंडीज है जो कि कोई मैच ही नहीं जीत पाती अपने पास। ये वो वेस्ट इंडीज है जो कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में फेल हो गई थी, ठीक, ये वो वाली वेस्ट इंडीज है, ठीक है। तो अगर हम बाबर आजम के पूरे करियर को इस तरीके से देखें जिस तरीके से हमने अभी एनालाइज किया है, तो उनके जो मेजॉरिटी ऑफ द रन्स हैं, जो उन्होंने टोटल रन्स बनाए हैं 3997 रन्स उन्होंने जो बनाए हैं, उसमें से 2117 रन्स जो हैं उन्होंने अपनी होम सीरीज में बनाए हैं। 1590 रन उन्होंने पाकिस्तान में बनाए हैं, 527 रन उन्होंने यूएई में बनाए हैं, और यूएई जो है यूएई के अगेंस्ट नहीं खेले वहां पर, यूएई जो है वो पाकिस्तान का होम टर्फ था, पाकिस्तान की होम सीरीज होती थी यूएई में। तो ये मेजॉरिटी ऑफ हिज रन्स आर इन हिज होम ग्राउंड्स, ठीक है। तो किस मुंह से बाबर आजम के फैंस दूसरे प्लेयर्स को कहते हैं कि वो सिर्फ घर पे, भाई बाबर आजम इज द चैंपियन ऑफ स्कोरिंग रन्स एट होम ग्राउंड्स। बाबर आजम होम ग्राउंड के अलावा कहीं पे स्कोर ही नहीं कर पाते। बाबर आजम, अब देख लेते हैं कि मैचेस कितने खेले हैं आपने टोटल 55 मैचेस खेले हैं, ठीक है, जिसमें से पाकिस्तान में 16 टेस्ट मैचेस खेले हैं आपने और 8 टेस्ट मैचेस आपने खेले हैं यूएई में, ठीक है। दैट एड्स अप टू 24 आउट ऑफ 55, ठीक है। मतलब आप 31 टेस्ट मैचेस जो हैं वो आउटसाइड, जो आपने पाकिस्तान या आउटसाइड योर होम टेरिटरी आपने खेले हैं, उसमें आपने स्कोर क्या किया है,
और उसमें भी अगर मैं श्रीलंका को निकाल दूं, अगर मैं वेस्ट इंडीज और श्रीलंका को निकाल दूं, तो बाबर आजम जो है उसकी जो एवरेज है उससे बेहतर एवरेज हमारे टेलेंडर्स की है। अगर मैं इस इक्वेशन में से निकाल दूं बाबर आजम की इक्वेशन में से, जो बाबर आजम ने आउटसाइड पाकिस्तान खेला है या आउटसाइड यूएई एंड पाकिस्तान, आउटसाइड होम सीरीज जो बाबर आजम खेला है, उसमें से अगर मैं श्रीलंका निकाल दूं, उसमें से अगर मैं आपकी ये निकाल दूं, वेस्ट इंडीज निकाल दूं, श्रीलंका निकाल दूं, तो बाबर आजम की जो एवरेज रह जाती है उससे बेहतर एवरेज से टेलेंडर्स खेलते हैं। ठीक है, तो जब नौसी के लोग आके, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो क्रिक इन्फो के एनालिस्ट को फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि आप नहीं कहें आप बाबर आजम ग्रेट बैट्समैन है, कहें आप बाबर आजम से बेहतर बैट्समैन नहीं है, तो यार फिर मुझे गुस्सा आता है। वंस अगेन मैं कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के जितने प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बाबर आजम है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बाबर आजम को बाबर आजम रहने दें। ठीक है, उनको आपने इतना बड़ा बना दिया है कि वो तो 19 के दिसंबर से लेके बाबर आजम जो है वो कायदे आजम ट्रॉफी नहीं खेल रहे। वो इतने बड़े प्लेयर हो गए हैं कि वो अपनी तौहीन समझते हैं कि वो कायदे आजम ट्रॉफी में आके खेलें, डोमेस्टिक लेवल के टूर्नामेंट्स खेलें, अपनी तौहीन समझते हैं वो इस बात को। तो ये चीज़ जो है मुझे बुरी लगती है। ये चीज़ बुरी नहीं लगती कि मैं ये कह दूं कि यार बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स के ज़िम्मेदार हैं और उनके अलावा तो हर चीज़ हंकी डोरी है, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन विद पाकिस्तान। नहीं, ऐसा नहीं है। आई नो कि इस वीडियो में बाबर आजम में बहुत ज़्यादा बात हो गई, क्योंकि ये एनालिसिस ज़रूरी था। क्योंकि ये एनालिसिस इसलिए ज़रूरी था कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसे समझ रहे थे कि मेरी जो तनकीद होती है बाबर आजम की, वो सिर्फ इसलिए होती है कि मुझे बाबर आजम पसंद नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए मुझे ये दिखाना ज़रूरी था कि मेरी तनकीद एक्चुअली होती क्यों है और मैनिपुलेशन ऑफ डेटा क्या होता है। आप डेटा को मैनिपुलेट करके आप ओवरऑल एवरेजेस को बता देते हैं ऐसे कि यार देखो इतनी एवरेज है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने रन बनाए बाबर आजम ने, यार ये तो बताओ कि पाकिस्तान में कितने रन हैं उसमें से। इंग्लैंड के खिलाफ रन की अंबार खड़े कर दिए बाबर ने, भाई देखो पाकिस्तान में कितने हैं उसमें से। आप ये देखो कि जब इंग्लैंड जाते हैं वहां पे क्या करते हैं, कितनी सेंचुरीज है, कितने ग्राउंड आउटसाइड पाकिस्तान ऐसे हैं जिनके ऑनर्स बोर्ड पे बाबर आजम का नाम है। तो ये सारी चीजें बताना जरूरी हो जाती हैं। अदरवाइज देखें, मेरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है बाबर आजम से अगर बाबर आजम परफॉर्म करते हैं तो। ठीक है, ऑन दैट नोट आज की वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो आपको वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया की जो अभी मैच कंक्लूड हुआ है रिसेंटली, उस पर बनाऊंगा, जो पहले 2 मैचेस हुए हैं और जो न्यूजीलैंड ने कमाल किया है उसे बनाऊंगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।